भाई भी यहां बंद है। लेखनी कैसे होनी चाहिए? सेलुलर जेल की उस कोठरी में, उस कोठरी, छोटी सी कोठरी में, उनके पास कागज नहीं, उनके पास कलम नहीं, दीवालों में नाखून से लिख करके, बर्तन से लिख करके, कहीं से कोई ऐसा यंत्र मिले जिसको उस दीवालों पर पहले लिख करके फिर उसे मिटा करके उसे कंठस्थ करना, फिर मिटाना, फिर दूसरी, फिर लेखनी अपनी शुरू कर देना। ऐसी अनेक कृतियों का सृजन उन्होंने उस कोठरी के पास किया। और मुझे सेलुलर जेल में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ था जब मैं एक बार देखने के लिए गया था पोर्ट विलियर में। तो छोटी सी कोठरी के पास, तो मैंने वहां पूछा लोगों से, मैंने कहा भी आखिर वीर सावरकर को इस कोठरी में क्यों रखा गया था? कहा इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर उनसे सबसे अधिक भयभीत होते थे और कोठरी ऐसे स्थान पर थी जहां ठीक सामने फांसी दी जाती थी, क्योंकि वहां पर नियमित क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी और उनके चिल्लाने की आवाज उनके कानों में नियमित गूंजती रहे, इसलिए उन्हें उस कोठरी में रखा गया था। आजादी के बाद जो सम्मान वीर सावरकर को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। यहां तक कि इस देश को आजाद कराने के लिए वीर सावरकर ने कि जो पैतृक संपत्ति जब्त की गई थी, याद करिए कि 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन 1960 तक भी वो संपत्ति उन्हें वापस नहीं प्राप्त हो पाई थी। और जब उनसे पूछा गया कि अब तो भारत आजाद हो गया है, आपकी लड़ाई तो भारत को आजाद कराने की थी, आपकी पैतृक संपत्ति आपको वापस नहीं मिल पाई, उन्होंने कहा मेरी लड़ाई अपनी पैतृक संपत्ति को लेने की नहीं थी, मेरी लड़ाई भारत की स्वाधीनता को लेकर के थी। और भारत, 3/4 भारत हम लोग वापस ले चुके हैं और अभी हमारी लड़ाई 1/4 भारत की और है। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसी बातें जो आज हम सामान्य बात व्यवहार में चर्चा करते हैं, ये हिंदुत्व जो शब्द आया है ना, ये भी वीर सावरकर ने दिया है। हिंदी व्याकरण के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वीर सावरकर की देन है। हिंदू की परिभाषा क्या हो सकती है? एक बिना किसी विवाद की एक ऐसी परिभाषा, सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भू सेव सवे हिंदू रीति स्मृति। इस परिभाषा को भी अगर किसी एक युग दृष्टा राष्ट्र ऋषि ने इस भारत को दी और सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दी कि आपकी वास्तविक पहचान क्या है और कैसे आपको हिंदू कहा जाएगा, यह भी वीर सावरकर की देन है। लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप उस समय की सत्ता के लिए संघर्षरत बहुत सारे ऐसे दलों ने वीर सावरकर की तुलना जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास भी किया और उसका खंडन हमेशा वीर सावरकर ने किया। उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर ने इस बात को कहा, उन्होंने कहा जिन्ना की दृष्टि एक संकुचित है, संकीर्ण है, राष्ट्र तोड़क है, वह विराटता नहीं उसके अंदर है। उनकी दृष्टि बहुत संकीर्ण है, वह केवल मुस्लिम की बात करता है, भारत के विभाजन की साजिश का हिस्सेदार बन रहा है।
लेकिन मेरी दृष्टि संपूर्ण भारत की है। जो कानून भारत में हिंदुओं पर लागू हो वह मुसलमानों पर भी लागू हो, वह क्रिश्चियन पर भी लागू हो, वह पारसियों पर भी लागू हो। मैं इसका पक्षधर हूं। यानी उस कालखंड में भी वह व्यक्तित्व किस रूप में भारत के बारे में चिंता कर रहा है। भारत की यानी उन्हें जब ब्रिटिशर ने कैद से मुक्त किया, रत्नागिरी में भी काफी दिनों तक उन्हें नजरबंद करके रखा गया, लेकिन उस सब के बावजूद कभी उन्होंने अपने मुद्दों, अपने मूल्यों, अपने आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया। अपने मिशन के लिए लगातार कार्य करते रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत माता की उस समय की तत्कालीन तमाम राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनका संवाद, उनका संपर्क ये लगातार बना रहा है। मिशन एक ही था, कैसे भारत स्वतंत्र हो और भारत की स्वाधीनता का स्वरूप क्या होना चाहिए। इस भाव के साथ उन्होंने उस समय जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज उसका प्रभाव हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। विचार कभी मरते नहीं हैं, और विचार इसलिए नहीं मरते क्योंकि हमारे मनीषियों ने ब्रह्म को सत्य माना है। शब्द ब्रह्म का प्रतीक होता है और जो शब्द निकला है वह अपना आकार लेगा, और इसलिए वीर सावरकर की वह शब्द दृष्टि अपना आकार लेती हुई दिखाई दे रही है और शाश्वत है और सत्य है। और उस शाश्वत और सत्य दृष्टि ही आज जो कुछ आपके सामने देखने को मिल रहा है, उसी के कुछ बृहद रूप हैं, उसके कुछ लघु रूप भी हैं। अगर वीर सावरकर की बात को कांग्रेस ने माना होता तो देश विभाजन की त्रासदी से बच गया होता। वीर सावरकर की इस कृति का विमोचन अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है। हम 75 वर्ष देश की आजादी का मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 2022 को 1947 को जो देश आजाद हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, जब ये देश अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ेगा, हमें देश के दर्दनाक विभाजन की त्रासदी को भी विस्मृत नहीं करना है। एक दिन पहले देश का विभाजन भी हुआ था। अगर उस समय का नेतृत्व दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य लेता तो देश का भी दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता और मानवीय अत्याचार नहीं होते, लाखों लोगों की निर्मम हत्या नहीं होती। भारत विभाजन की त्रासदी के फलस्वरूप जो बातें सामने आई थी, तब भी वीर सावरकर ने एक बात कही थी, पूरी दृढ़ता के साथ कही थी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आएंगे जाएंगे। हर एक युग दृष्टा ऋषियों ने इसी बात को कहा। जब श्री अरविंद से पूछा गया पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने कहा, पाकिस्तान आध्यात्मिक जगत में कोई शब्द है ही नहीं, ये तो हमेशा नष्ट इसको हो जाना है, ये कभी वास्तविक बन ही नहीं सकता है। पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं हो सकती है। लेकिन वीर सावरकर ने भी यही बात कही थी, पाकिस्तान आएंगे जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान के बारे में उस समय की विभाजन की त्रासदी को देखते हुए भी जिस मजबूती के साथ उन्होंने इस बात को कही थी, मुझे लगता है हर भारतीय को उस दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। नेशन फर्स्ट की थ्योरी यही आज की वास्तविकता है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अमृत महोत्सव वर्ष के साथ पूरे देश को जोड़ रहे हैं, आयोजन केवल 15 अगस्त 2022 का नहीं है, आगामी 25 वर्षों का है, अमृत काल का है। इन 25 वर्षों में भारत को हमें कहां लेके जाना है, और उन 25 वर्षों का एक विजन हम सबके सामने बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अगर नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को हमने अपनाया होता 1947 में, देश का विभाजन नहीं होता। नेशन फर्स्ट की थ्योरी को अगर हमने अपनाया होता 1962 में, चीन की हिम्मत नहीं थी कि वह भारत पर हमला कर पाता। नेशन फर्स्ट की नीति को हमने अपनाया होता 1965 में, बहादुर सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान पर विजय के बाद भी समझौते के टेबल पर भारत के सामने वह स्थिति नहीं पैदा होती जो आतंकवाद और उग्रवाद के रूप में पूरा देश झेल रहा है। 1971 के नेशन फर्स्ट की थ्योरी को भारत ने अपनाया होता तो युद्ध में पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए भारत के बहादुर सैनिकों के इस प्रयास पर पाकिस्तान अपनी धूर्ततापूर्ण कुदृष्टि से आज भी भारत के अंदर आतंकवाद और उग्रवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का दुस्साहस नहीं कर पाता है। यानी हम हमेशा, जो हमेशा कही जाती थी कि हम तो, हमारे सैनिक जीतते थे, लेकिन तुष्टीकरण की नीति के नाते हम लोग हमेशा समझौते की टेबल पर हार जाते थे, और यही तो होता रहा। पर सावरकर की दृष्टि थी जो बार बार आगाह करती थी, और इस पुस्तक के बारे में जो आज यहां पर इस कृति को उदय जी ने और चिरायु जी ने जो कृति यहां पर दी वीर सावरकर के बारे में, मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में वीर सावरकर का पहला आगमन गोरखपुर में हिंदू महासभा के किसी कार्यक्रम में हुआ था। गोरखपीठ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ही, उस आयोजन में 1946 में गोरखपुर में हुआ था, और उस समय वीर अद्भुत व्यक्तित्व था। यानी कुछ परिवार ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्र लक्ष्मी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, सब कुछ समर्पित कर दिया था। हो सकता है लोगों ने उसको अपने अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि वीर सावरकर कभी भी अपने मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं किए। इतिहास में आज भी क्या पढ़ाया जाता है? 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को यह सैनिक विद्रोह था। तो सावरकर की जयंती पर किताब का विमोचन योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और सीएम योगी ने किताब के विमोचन के दौरान सावरकर को याद भी किया। वीर सावरकर अद्भुत गुणों के धनी थे, वीर सावरकर जैसा कोई नहीं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा।